नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो किसी कंडक्टिंग मीडियम में जब एंटर करती है तो किस प्रकार से उसके कुछ पैरामीटर चेंज होते हैं, उसका एम्पलीट्यूड किस प्रकार से चेंज होता है, इसके बारे में हमने देखा था। और स्किन डेप्थ नाम के एक फैक्टर को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, स्किन डेप्थ को हमने परिभाषित किया था किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के लिए। और कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला भी हमने जो है फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब इसके बाद देखना, अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जैसे कि कोई मीडियम है, ठीक है, कोई मीडियम है, ये मान लिया हमने कोई मीडियम है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डाइइलेक्ट्रिक हो सकता है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, या फिर कंडक्टिंग मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई मीडियम है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर इंटर करेगी, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि वो मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डाइइलेक्ट्रिक है या कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मीडियम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बहुत ही कम मात्रा में अंदर जाती है, बहुत ही कम मात्रा में अंदर जाती है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है। और ज्यादातर क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। कब? जब वो कंडक्टिंग होगा मीडियम, उस समय उसका जो है रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और जो रिफ्रैक्शन है वो कम होगा। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक की बात करें तो उस टाइम रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन जनरल कोई मीडियम लेंगे और उस मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर करती है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ जो है ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं उसका अंदर रिफ्रैक्शन हो जाता है। ये जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब इधर देखना, यहाँ पे हमने एक प्लेन ले लिया, एक्स जेड प्लेन लिया है। ठीक है, और इधर जो है वो वाई प्लेन है अपना, ये एक्स प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, और इधर वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, ये पहला मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और ये जो है वो मीडियम सेकेंड है। दो मीडियम है हमारे पास। ये जो फर्स्ट मीडियम है इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होती हुई सेकेंड मीडियम में इंटर कर रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखना इधर, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इस इंटरफेस के ऊपर देखना, ये एक इंटरफेस है जो कि फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये एक इंटरफेस है अपना एक्स एक्सिस जो कि है अपनी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है वो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अब देखना यहाँ पे, ये जो फर्स्ट मीडियम है तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है, और जो परमिएबिलिटी है, ठीक है, वो म्यू 1 है। विद्युतशीलता म्यू 1 एप्सिलॉन 1 और चुंबकशीलता म्यू 1 है। और मीडियम सेकेंड की बात हम करें तो इसके अंदर जो परमिटिविटी है, चुंबकशीलता, वो एप्सिलॉन 2 है, और परमिएबिलिटी जो है वो म्यू 2 है। अब देखना है इधर, ये इंसिडेंट रे हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। ठीक है, इसका ये एंगल हो गया, मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल, थीटा आई नाम दे दिया इसको हमने, थीटा आई नाम दे दिया। ठीक है, अब देखना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ जो है उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं ट्रांसमिट हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखना इधर, तो एक पोर्शन तो जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, थीटा आर नाम दे दिया इसको हमने। ठीक है,
अब ये इसी मीडियम में हो रहा है, और एक पोर्शन है जो कि ट्रांसमिट हो गया है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उसका रिफ्रैक्शन हो गया है कुछ इस प्रकार से, तो इसको हमने बोल दिया रिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ये जो है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा आर, थीटा आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखना इधर, ये थीटा आर रिफ्रैक्शन एंगल है, इसको थीटा आर डैश नाम दे देते हैं हम, ये एक ही मीडियम में है, ठीक है। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखना एक और चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर जो होता है हमारा, वेव वेक्टर क्या होता है, जिसको हम के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने को बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका वेव वेक्टर हमने नाम दे दिया k1 है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका वेव वेक्टर जो है हमने उसको नाम दे दिया k1 डैश, वन ही नाम देंगे क्योंकि ये इसी मीडियम में है। और जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो वेव वेक्टर है उसको हमने नाम दे दिया k2, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, तो डायग्राम तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब देखना इधर, हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो पहला नियम होता है, इधर देखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही है रूल, जो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि थीटा आई इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है। और एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये बात भी होती है, लेकिन मेन जो चीज है वो यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, इसी को हम परावर्तन का नियम कहते हैं। जिस लाइट के लिए होता है वैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसी का एक पार्ट होता है लाइट, ऑप्टिक्स के अंदर जो हम लाइट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो रिफ्लेक्शन लॉ हो गया। दूसरा यदि हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये क्या होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये जो है परावर्तन का नियम है और ये क्या है, अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, अपवर्तन का नियम कहता है कि इधर देखना, साइन आई की जगह तो हमारा क्या है, थीटा आई है, और साइन आर की जगह अपना क्या है, थीटा आर है, ठीक है। तो क्या कहता है स्नेल का नियम कि आपतन कोण की जो ज्या है मतलब साइन थीटा, और अपवर्तन कोण की जो ज्या है मतलब साइन थीटा आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है और माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, उसके रेशियो के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे देखना, अपवर्तनांक को हम n2 और n1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि म्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं परमिएबिलिटी से, ठीक है। तो माध्यम 2 का जिसके अंदर वो एंटर कर रही है, उस माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है 1 के सापेक्ष जो होता है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर के बराबर होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और ये हम प्रूफ करेंगे, दोनों रूल्स जो है वो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखना इधर, हम बात करते हैं इंसिडेंट वेव की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट वेव की। तो इंसिडेंट वेव के लिए हम इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई आई, आई मतलब इंसिडेंट, ठीक है, ई आई वेक्टर इज इक्वल टू ई जीरो आई और ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये अपनी इक्वेशन होती है। के की जगह हम क्या लिख देंगे, k1 डॉट आर का आर लिख दिया हमने, ठीक है, आर तो कोई पोजीशन है, ओमेगा 1 लिख देते हैं, और टी किसी टाइम पीरियड के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हमने टी
टी रहने दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, ये हो गया। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है हम पहले निकाल चुके हैं, जिसका मान k डॉट ई वेक्टर, k वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू जीरो इंटू ओमेगा, ऐसा कुछ होता था, ठीक है, म्यू इंटू ओमेगा। अब देखना इधर हम इंसिडेंट वेव की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए k का मान तो k1 है, और ये जो है वो क्या है, E1 या फिर EI लिख देते हैं हम, ठीक है, अपॉन म्यू परमिएबिलिटी म्यू1, ओमेगा 1 जो है वो क्या है, ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो है इन फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने लिख दिया इंसिडेंट वेव के लिए, ठीक है, इंसिडेंट वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए। नंबर 2, अब इसी प्रकार से हम जो है रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसके लिए लिख सकते हैं इक्वेशन ई आर वेक्टर, ठीक है। रिफ्लेक्टेड है उसको लिख रहे हैं हम ई आर डैश नाम दे देते हैं हम इसको, इज इक्वल टू ई जीरो आर डैश और ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, के की जगह के वन डैश डॉट आर ओमेगा 1 और टी। ओमेगा 1 ही होगा क्योंकि मीडियम जो है वो एक ही है, सेम मीडियम है, ठीक है, तो सेम मीडियम है इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा 1 ही लिखा है इसको। अब उसके बाद देखना यहाँ पे, इधर देखना, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का मान हो जाएगा ई आर डैश इज इक्वल टू एच आर, आर मतलब रिफ्लेक्टेड, डैश इज इक्वल टू एच आर डैश ई की पावर में नहीं, हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, ई वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या होगा के 1 डैश क्रॉस ई, आई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है ना, तो ई आर लिख देंगे डैश अपॉन म्यू 1 ही है, इस मीडियम की बात करें तो म्यू 1 इंटू ओमेगा। अभी देखना इधर रिफ्लेक्शन के बाद जो है अभी हम मान रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज है, ठीक है, बाद में प्रूफ भी करेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अभी तो हम लिख देते हैं 2, यहाँ पे म्यू 1 लिख दिया, ठीक है, इधर लिख देंगे म्यू ओमेगा 2 लिख दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज है ऐसा हम अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो है वेव है उसके लिए लिख दिया, ठीक है। अब देखना इधर, एक मिनट गलती हो गई, ठीक है, ओमेगा 2 की जगह यह हम ओमेगा 1 डैश मान रहे हैं, ठीक है, ओमेगा 2 उसके लिए मानेंगे, सेकेंड मीडियम के लिए 2 मानेंगे, इसके लिए ओमेगा 1, इसके लिए ओमेगा 1 डैश, इसके लिए ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 डैश लिख दिया हमने, ओमेगा 1 डैश लिख देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आर में अगर कंफ्यूजन हो तो इसको हम जो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आर डैश मतलब समझ जाना रिफ्लेक्टेड रे की बात हो रही है, और सिर्फ आर लिखेंगे मतलब रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। इसी प्रकार से तीसरी चीज जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, और तीसरी चीज क्या होगी, रिफ्रैक्टेड वेव की बात हम करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये ई आर वेक्टर इज इक्वल टू ई जीरो आर और ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब के की जगह हम लिख देंगे के टू डॉट आर माइनस ओमेगा, ओमेगा जो है वो इस मीडियम के अंदर मान लेते हैं 2 है, ओमेगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा एच जीरो आर और के क्रॉस ई अपॉन म्यू इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। तो के की जगह तो है के टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एच आर ई आर और म्यू की जगह इसका परमिएबिलिटी का मान म्यू 2 और ओमेगा 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 3 चीजें जो है हमने लिख दी तीनों वेव्स के लिए। अब इसके बाद देखना, अब जो है हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे।
अब इधर देखना, बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फर्स्ट यूनिट के अंदर ही पढ़ी थी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जिस इस इंटरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के, पहली बाउंड्री कंडीशन, इस इंटरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों ही मीडियम के, इस मीडियम के, ठीक है, और इस मीडियम में जो वेव है उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखना इधर पहले मीडियम के लिए और दूसरे मीडियम के लिए। ठीक है, तो देखना इधर फर्स्ट मीडियम की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो जो है कंपोनेंट है, एक तो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और एक रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इंसिडेंट जो है उसका तो हमने लिख दिया ई आई। ठीक है, क्या लिख दिया, ई आई इंसिडेंट के लिए, और रिफ्लेक्टेड के लिए हम क्या लिख रहे थे, ई आर डैश, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस। अब देखना यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका और एक इसका। टेंजेंशियल मतलब इस एक्सिस के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, प्लस इसका क्या है, ई आर डैश जो है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू इस रिफ्लेक्टेड वेव का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो क्या है, ई आर टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, ई आई, ई आर डैश और ई आर के मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखना इधर, ये हमको मिलेगा ई जीरो आई ई की पावर आयोटा के वन डॉट आर माइनस ओमेगा वन टी प्लस ई जीरो आर डैश ई की पावर आयोटा के वन डैश डॉट आर माइनस ओमेगा वन डैश टी इज इक्वल टू ई आर ई जीरो आर ई की पावर आयोटा के टू डॉट आर माइनस ओमेगा टू इंटू टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखना इधर, यहाँ पे इस इक्वेशन की यदि हम बात करें, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखना इसका टाइम का कोफिशिएंट देखना, इसके लिए टाइम का कोफिशिएंट, इसके लिए टाइम का कोफिशिएंट और इसके लिए टाइम का कोफिशिएंट। ठीक है, टी की कुछ भी वैल्यू हम रखें, ठीक है, टी की कुछ भी वैल्यू हम रखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरा कोफिशिएंट है वो सभी टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके लिए ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब देखो टी की वैल्यू तो सेम है, अब बराबर क्या होना चाहिए, ओमेगा वन डैश और ओमेगा टू, इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो किसी भी टाइम के लिए, फॉर एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम के लिए जो है इक्वेशन नंबर वन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई कब करेगी, जब ओमेगा वन डैश और ओमेगा टू का मान तीनों ही क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, अब देखना उसके बाद, अब जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक तो चीज यहाँ पे हमको पता चल गई कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। दूसरी चीज देखना इधर, दूसरी चीज जो है वो इसका ये जो के डॉट आर का जो फैक्टर है, के डॉट आर और के डॉट आर। ठीक है, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो उस टाइम के डॉट आर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ कि जो के डॉट आर है, ठीक है, के डॉट आर जो है वो z बराबर जीरो के लिए जो है वो इक्वल होगा। z बराबर जीरो लिख दिया मैंने, मतलब अब सिर्फ यहाँ पे जो है x एक्सिस ही बची। तो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मतलब z बराबर जीरो के लिए ये वाला जो मान है वो के वन डैश डॉट आर और के टू डॉट आर जो है इसके बराबर होगा। ये तीनों चीजें जो है उस z बराबर जीरो के लिए क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे ये जो है कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, मतलब जब वेव किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तो उस टाइम जो है आर तो पोजीशन को बता रहा है, अब वेव वेक्टर क्या है यहाँ पे सबका अलग अलग लिया था, के वन डैश और के टू। जब एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो उस टाइम क्या होगा, के भी समान होना चाहिए। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं ये तीनों जो टर्म है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इक्वल रख के देखते हैं। अब देखना इन तीनों की वैल्यू रख रहे हैं एक बार। तो हम पहले तो मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, k1 डॉट आर का मान क्या होगा, देखना इधर k1 ये रहा डॉट आर, तो ये होगा k1x, ठीक है। और अब देखना इधर इसके दो कंपोनेंट है इसके, एक तो है इधर वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक इधर वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो तो साइन थीटा होगा और जो थीटा के साथ है वो कोस थीटा होगा। तो k1x साइन थीटा आई प्लस k1x जो है एक मिनट, इधर कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और इधर वाला जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे k1 जेड होगा और क्या होगा, कोस थीटा आई, ऐसा होगा, ठीक है। कोस थीटा आई आएगा यहाँ पे, जेड k1 आएगा साथ में। उसी प्रकार से k1 डैश डॉट आर को ओपन करें तो k1 डैश ये रहा, ठीक है। एक कंपोनेंट इसका इधर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो जाएगा k1 डैश एक्स और साइन थीटा, अभी थीटा कितना है, थीटा आर डैश, प्लस इधर कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, माइनस जेड एक्सिस है, k1 डैश जेड और कोस थीटा आर डैश, ठीक है। और तीसरी बात हम करें k2 डॉट आर की, तो k2 डॉट आर का मान जो है वो एक कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो k2x साइन थीटा थीटा आर प्लस दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग k2z कोस थीटा आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं हम इसको, या फिर एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2, 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, 2, 3 और 4। अब देखना, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल ए नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखना इधर कैपिटल ए के अंदर इक्वेशन 2, 3 और 4 का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये लो मिल जाएगा, एक तो साइन थीटा आई बराबर थीटा आर, थीटा आई बराबर थीटा आर मिल जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, और दूसरी बार ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इधर देखना बाय इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देखना इधर k1 डॉट आर और k1 डैश डॉट आर दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम जो है दोनों को इक्वल रख रहे हैं, और z बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा 0, ये वाला पद भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ z आ रहा है, और जब z बराबर 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। तो बचा क्या, यहाँ पे बचता है k1x साइन थीटा आई इज इक्वल टू k1 डैश x साइन थीटा आर डैश, ठीक है, ये बचता है यहाँ पे। उसके बाद देखना इधर x से x कट गया तो क्या आ गया, k1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू k1 डैश साइन थीटा आर, ये जो है यहाँ पे पद आ गया, ठीक है। अब देखना एक और चीज, क्योंकि ये मीडियम सेम है, इधर देखना ये जो है k1 और ये k1 डैश, ठीक है, सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम है इसलिए k1 और k1 डैश का मान क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मीडियम सेम है इसलिए वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी क्या होगा यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर डैश, ठीक है, मतलब थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर डैश, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो नियम है परावर्तन का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा नियम हम प्रूफ करते हैं, इधर देखो अब देखना इधर, अब जो है हम यूज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन, फोर्थ वाली, ठीक है। तो बाय इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर ए 2 एंड 4, ठीक है। देखना इधर ये वाला मान इस मान के बराबर है, ठीक है। तो k1 डॉट आर का मान z बराबर 0 के लिए क्या बचता है, सिर्फ इतना बचेगा k1x साइन थीटा आई, ठीक है,
ये इजिकल टू होगा K2.R के और उसका ये वाला पद, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या है ये K2x और साइन थीटा R। अब देखना इधर, x से x कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ गया K1 साइन थीटा I इजिकल टू K2 साइन थीटा R, ठीक है। या फिर साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R इजिकल टू K2 अपॉन K1, ठीक है। अब देखना यहाँ पे प्रूफ होने वाला है स्नेल लॉ, ठीक है। इधर देखना K2 को हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन C या V, ठीक है। तो ओमेगा 2 अपॉन V1 अपॉन यहाँ पे लिख दिया ओमेगा 1 अपॉन V1। अब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। ओमेगा 1 डैश और ओमेगा 2 डैश बराबर होता है, तो ये तो इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हट गया। तो क्या आ गया अपने पास जो है, यहाँ पे क्या था V2 था, है ना। इधर देखना तो V1 अपॉन क्या आ गया V2 आ गया, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो है अपना जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है C अपॉन V, ठीक है, C अपॉन V। तो हम इसको लिख सकते हैं C अपॉन V1 अपॉन, नहीं इस ऐसा लिख सकते हैं C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। C से C कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया N1 अपॉन ये क्या हो गया, ये जो है V2 है ना, तो ये N2 हो गया और ये क्या हो गया N1। और इधर क्या चल रहा था हमारा साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R, ठीक है। और N2 अपॉन N1 को हम क्या बोलेंगे अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R के बराबर हो गया। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो प्रूफ होता है यहाँ पे। तो हमने दोनों